नमस्कार प्रिय छात्रों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था शिक्षा मनोविज्ञान की। आज हम बात करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के भीतर हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के निर्माण में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है। तो कुछ बातों पर गौर करेंगे। शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? अगर शिक्षा मनोविज्ञान की हम बात करें, इसके क्षेत्र की बात करें, तो हम कहेंगे उत्तम शिक्षण, उत्तम अधिगम। दो बातें, उत्तम शिक्षण, उत्तम अधिगम। अच्छा शिक्षण हो, अच्छा अधिगम हो, तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। अब उत्तम शिक्षण कैसे हो, उत्तम अधिगम कैसे हो, और शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान से सहायता कैसे प्राप्त हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम एक प्रयास करेंगे कि कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जो शिक्षा जगत में हम उनका सामना करते हैं। तो पहली स्थिति आई कि शिक्षक कक्षा में प्रविष्ट होता है और शिक्षक अपने तर्कश में बहुत सारे तीर, कौन से तीर? वो तीर जो उसको कक्षा शिक्षण में सहायता प्रदान करेंगे, जिसके भीतर मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, जिसको हम शिक्षण सूत्र बोलते हैं, प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग का प्रयोग करते हैं, कौन से सिद्धांत हैं शिक्षण के जिनसे हम बेहतर रूप से शिक्षण कर पाएंगे, कौन कौन से नए प्रयोग शिक्षण जगत में हो रहे हैं उनसे छात्रों को अवगत कराएंगे, क्या शिक्षक की नॉलेज अपडेट है, वर्तमान में जो भी स्थितियां चल रही हैं क्या शिक्षक उनसे परिचित है। तो शिक्षक अगर स्वयं को देखे तो सबसे पहले उसको यह देखना होगा नॉलेज ऑफ द सेल्फ, स्वयं का ज्ञान। शिक्षक को सबसे पहले स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना होगा कि मेरे स्वॉट एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, चार चीजें स्वॉट एनालिसिस में। स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि मेरी शक्तियां क्या हैं, व्हाट आर माई प्लस पॉइंट्स। वीकनेसेस मीन्स मेरी कमियां क्या हैं। अपनी शक्तियों को जानेंगे तो उन शक्तियों को संजो के रखेंगे, और अपनी कमियों को जानेंगे तो उन कमियों को दूर कर सकेंगे। तीसरा, अपॉर्चुनिटीज, अवसर क्या है, वो कौन से अवसर हैं जो शिक्षक को उसके लक्ष्य प्राप्त में सहायता देंगे। और अंतिम, थ्रेट्स, बाधाएं, चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस हैं जो शिक्षक को उसके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेंगे। इन चार बातों की गणना करनी होगी कि ये चारों बैलेंस्ड हो जाएं। जो मेरी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा। जैसे अगर शिक्षक की बात करें तो शिक्षक के लिए सबसे पहली बात है उसकी वाणी। उसकी वाणी कैसी है, शब्द कैसे हैं, विषय का ज्ञान कैसा है। अगर मैं विषय का ज्ञान कम रखता हूं तो छात्रों को लाभान्वित नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं विषय का ज्ञान रखता हूं और अपनी बात को छात्रों तक नहीं पहुंचा सकता हूं क्योंकि मेरी वाणी बहुत अच्छी नहीं है, मैं बहुत ही स्लो बोलता हूं या बहुत ही फास्ट बोलता हूं, संतुलित नहीं बोलता हूं, शब्दों का उच्चारण सही नहीं है, तो हो सकता है जो मैं कह रहा हूं वो सामने वाले तक नहीं पहुंच रहा है। तो उसे लिखकर बोर्ड पर मैं समझा सकता हूं और धीरे धीरे अपने भीतर भी सुधार कर सकता हूं कि इन शब्दों का चयन
शब्दों का उच्चारण, गति, बोलने की गति, इस पर नियंत्रण करके अपनी बात को छात्रों तक पहुंचा सकूं। यह बहुत आवश्यक है। इसी के साथ शिक्षक जब स्वयं को जानेगा तो स्वयं को जानने में पूरा जीवन लग जाता है। लेकिन जब हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे पहले स्वयं को जानने में आपको शिक्षण विधि, शिक्षण नीति, शिक्षण की स्ट्रेटजी, रणनीति ये तय करनी पड़ेगी। इसको तय करने के बाद आप अपनी बात छात्रों तक पहुंचा पाएंगे। अब बात आती है छात्र की। छात्र में भी स्वॉट एनालिसिस होगा। शिक्षा मनोविज्ञान इसमें मदद करेगा। जैसे जितने छात्र हैं 100 से 50 के बीच जो आपके कक्षा में उपस्थित हैं, उनके अंदर वैयक्तिक भिन्नता वो पाई जाती है। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस से आशय क्या हुआ कि हर छात्र 5 तलों पर एक दूसरे से भिन्न है। अब ये 5 तल कौन से? तो सबसे पहला फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। 5 तल है। शारीरिक रूप से प्रत्येक छात्र एक दूसरे से भिन्न होता है। मानसिक रूप से प्रत्येक छात्र में भिन्नता पाई जाती है। कोई जीनियस होता है, बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है। तो मानसिक रूप से जो परिपक्वता है उसके भीतर भी अंतर पाया जाता है। सोशल, कुछ छात्र बहुत सामाजिक होते हैं, सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, जिसको पर्सनालिटी टाइप में एक्सट्रोवर्ट कहा गया है, अपनी बात को बहुत ही प्रबलता से रख पाते हैं। और कुछ छात्र अंतर्मुखी होते हैं, जो मस्तिष्क जिनका बहुत तीव्र होता है लेकिन वो अपनी बात को कह नहीं पाते, प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उस रूप में। तो शिक्षक ये नहीं जान पाता है कि ये छात्र के भीतर कौन सी संभावना छुपी हुई है, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, अपनी बात शेयर नहीं करता है। अब मानसिक तल पर जब हमने छात्र को देखा तो भिन्न भिन्न प्रकार हमें नजर आए। इसी प्रकार से सोशल लेवल पर देखा, सामाजिक स्तर पर देखा, तो फिर कुछ अंतर हमें नजर आया। नेक्स्ट पर चले तो इमोशनल लेवल है, यानी सांवेगिक स्तर। संवेगों का स्तर अलग अलग होता है। जैसे कोई छात्र को बहुत जल्दी क्रोध आता है, किसी छात्र को जब आप डांट देते हैं तो वो रोने लगता है, दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर किसी और छात्र को अगर आप डांटते हैं तो वो हंसता रहता है, उस डांट का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दोनों बातें क्या इंगित कर रही हैं? ये कह रही हैं कि जो छात्र बहुत दुखी हो गया थोड़ी सी डांट में, और ज्यादा डांट में एक छात्र हंस रहा है, उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसका मतलब दे आर इमोशनली डिफरेंट। तो क्या एक डांट, एक सलाह, एक तरीका उन दोनों छात्रों पर लागू किया जा सकता है? डेफिनेटली नॉट, संभव ही नहीं। थोड़ी सी मात्रा आपको कम ज्यादा करनी पड़ेगी। यानी एक छात्र से जो आप बिहेव कर रहे हैं वो दूसरे छात्र से बिहेव नहीं कर सकते। कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा अगर आपको कुछ रिजल्ट्स चाहिए। तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी, अगर आपको लग रहा है इमोशनली कोई छात्र बहुत अधिक परेशान हो जाता है, इम्बैलेंस्ड है, अस्थिर है, तो उसको इमोशनली बैलेंस्ड करने में, सांवेगिक रूप से संतुलित करने में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान उसको साधन उपलब्ध करवाता है। शिक्षा मनोविज्ञान उसकी मदद करता है। अब आप देखिए, शिक्षक का कद ऊंचा होता जा रहा है कि कौन कौन सी खोजें हो रही हैं मनोवैज्ञानिक मेरे विषय में।
उन खोजों का ज्ञान और उन खोजों को अपनी कक्षा में प्रस्तुत करना। शिक्षक स्वयं को भी अपग्रेड कर रहा है। इसी प्रकार से छात्र की कमियां, छात्र की अच्छाइयां, उनको भी धीरे धीरे करके कमियों को दूर करके अच्छाइयों को बढ़ा करके। तीसरी चीज, छात्र की लर्निंग स्टाइल क्या है? देयर आर 9 टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। 9 प्रकार की लर्निंग स्टाइल्स होती है। छात्र किस लर्निंग स्टाइल को ग्रहण कर रहा है, यह आपको देखना होगा। क्योंकि जब आप कक्षा में कोई टॉपिक प्रस्तुत करते हैं तो कुछ छात्र बहुत ही आसानी से उसको ग्रैस्प कर लेते हैं, कुछ छात्र कई प्रयासों के बावजूद भी नहीं कर पाते। इसका आशय क्या हुआ कि वो छात्र की लर्निंग स्टाइल डिफेक्टिव है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 की बात मैं करूंगा, 2 स्टाइल, एनवायरनमेंट ओरिएंटेड, एनवायरनमेंट फ्री। 2 प्रकार की लर्निंग स्टाइल है। एनवायरनमेंट ओरिएंटेड का मतलब हुआ कि बाहर शोर है, प्रकाश कम है, बाहरी वातावरण से बहुत सारा डिस्टरबेंस है, लेकिन छात्र उसको जब सुनता है तो प्रभावित नहीं होता है या प्रभावित होता है। 2 स्थितियां हैं। बाहरी वातावरण के डिस्टरबेंस से अगर छात्र प्रभावित होता है, उसका अधिगम या लर्निंग प्रभावित होती है, तो कहा जाएगा कि एनवायरनमेंट ओरिएंटेड लर्निंग स्टाइल को उस छात्र ने अपनाया है। इसी प्रकार से अगर किसी छात्र पर इन बाह्य तत्वों का कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसकी लर्निंग स्मूथली चलती रहती है, तो इसका अर्थ हुआ कि उसकी लर्निंग स्टाइल है एनवायरनमेंट फ्री। बाहर कुछ भी हो रहा है, वो अंदर से शांत है, उसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर है, लर्निंग पर है, और उसकी पूरी कोशिश है कि वो सब्जेक्ट मैटर को ग्रैस्प कर ले। अब इन 2 छात्रों में अंतर आ गया, एनवायरनमेंट ओरिएंटेड एंड एनवायरनमेंट फ्री। ये ज्ञान हमें कौन दे रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान। हाउ टू लर्न फास्ट, कैसे अधिगम को तीव्र बनाए, कैसे अधिगम को स्थायी बनाए, ये सारी जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से शिक्षण में हम मूल्यांकन करते हैं। जब हम कोई टेस्ट देते हैं तो उसके जब अंक हम प्रदान करते हैं तो मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन की बहुत सारी विधियां शिक्षा मनोविज्ञान ने उपलब्ध कराई हैं। जैसे आपने सुना होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव में आपके ऑप्शंस दिए होते हैं और ऑब्जेक्टिव में रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे 50 प्रश्न हैं और 50 प्रश्नों की स्कोरिंग की अगर किसी को ही प्रोवाइड कर दी जाए तो वो इसको स्कोर कर लेगा। अगर पहले प्रश्न का उत्तर सी है और स्कोरिंग की में सी दिया हुआ है तो वो छात्र किसी को भी स्कोरिंग की पकड़ा दें तो वो आकलन कर देगा। वहीं सब्जेक्टिव टेस्ट जो है, ऐसे टाइप लॉन्ग आंसर, उनको जब असेसमेंट उनका किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, उसमें भेद हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, तो वो उतने रिलायबल नहीं होंगे जितने रिलायबल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। तो कौन सा टेस्ट कब अप्लाई करना है, किस टेस्ट पर हम कब बात करेंगे, ये शिक्षा मनोविज्ञान हमें मदद पहुंचाएगा। क्योंकि मूल्यांकन की बहुत सारी विधियां जारी की जा चुकी हैं। नई शिक्षा नीति में सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि परीक्षा हम वर्ष में 1 बार या 2 बार नहीं लेंगे। सतत मूल्यांकन का अर्थ है कि वो परीक्षा हम रोज लेंगे। हर दिन छात्र का मूल्यांकन हो रहा है और पूरे वर्ष इसी प्रकार से चलेगा। उसका ओवरऑल मूल्यांकन, उसके आधार पर उस छात्र के विषय में हम एक धारणा बनाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है
तो मूल्यांकन की विधियां भी मनोविज्ञान हमें उपलब्ध करा रहा है। पाठ्यक्रम, करिकुलम, पाठ्यक्रम में क्या शामिल होगा, किस क्लास का कौन सा पाठ्यक्रम है, किस क्षेत्र में आप रहते हैं, पाठ्यक्रम में कौन से तत्व शामिल किए जाएं जिसके द्वारा आपको अधिकतम लाभ पहुंचे। तो पाठ्यक्रम निर्माण की विधियां, ये विधियां भी शिक्षा मनोविज्ञान हमें उपलब्ध कराता है। रिसर्च, शोध, कोई भी समस्या जो हमारे सामने आती है तो हम उस पर शोध करते हैं, और शोध की विधियां, शोध के प्रकार, शोध की डिजाइन, ये तय करने में शिक्षा मनोविज्ञान हमारी मदद करता है। आप देखेंगे कि शिक्षा का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर शिक्षा मनोविज्ञान की पहुंच ना हो। अगर आप इसका अध्ययन विधिवत करते हैं तो शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, मूल्यांकन के लिए, शोध के लिए, शिक्षण विधियों के लिए, अधिगम के लिए, अनुशासन के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। अनुशासन में अक्सर हम कहते थे पहले, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, डंडा हटाया और बच्चा बिगड़ा। तो स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। आज शिक्षा मनोविज्ञान ने क्या किया, आज राइट टू एजुकेशन में बच्चे को मारना, बच्चे को डांटना अपराध घोषित कर दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान ने बाल केंद्रित शिक्षा सुलभ करा दी है, यानी बालक हमारे केंद्र में रहेगा और उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाएगी। पहले शिक्षक केंद्र में होता था कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, लेकिन आज शिक्षा मनोविज्ञान के आने से बालक केंद्र में है और उस बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि तैयार की जाती है, अधिगम की विधियां तैयार की जाती हैं, नए नए प्रयोग किए जाते हैं कि ये बालक अधिकतम सीख सके। तो इतने प्रकार से, इतने क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान हमारी मदद कर रहा है। अनुशासन में सृजनात्मक अनुशासन शिक्षा मनोविज्ञान की ही देन है। सृजनात्मक अनुशासन में आप देखते हैं कि बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाता है, बल्कि उसको कुछ टास्क दिए जाते हैं, कुछ उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे वो अपनी गलती को महसूस करके उस गलती को पुनः ना दोहराए और धीरे धीरे करके आगे बढ़े। इसी में रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन की एक संकल्पना आती है। पुनर्बलन का मतलब है जिस छात्र की जिस क्रिया को हम चाहते हैं कि यह बार बार हो, उसको पुनर्बलित करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, जिसमें आप कहते हो शाबाशी, प्रेज, पुरस्कार। और छात्र की जिस क्रिया को हम नहीं चाहते कि ये क्रिया छात्र की दूर हो जाए, उसकी बुरी आदत है, कमी है, उसके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, अर्थात उस क्रिया को डिस्करेज किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि इस क्रिया पर दंड है, इस क्रिया पर उपेक्षा है, ताकि छात्र समझ सके कि ये क्रिया करने पर मुझे शिक्षक की उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है और ये क्रिया करने पर मुझे शिक्षक की प्रशंसा मिलती है। तो वो शीघ्र ही भेद कर पाएगा कि किस क्रिया को हम लागू करें और किस क्रिया को हम छोड़ें। तो जिसको कहते हैं शेपिंग द बिहेवियर, शेपिंग द बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट। व्यवहार को किस प्रकार से शेप दिया जाए, आकार दिया जाए, ऐसा आकार कि एक ऐसा छात्र, एक ऐसा नागरिक निर्मित हो सके जिसकी हम कल्पना करते हैं, जो हमारा उद्देश्य है। एक ऐसा शिक्षक निर्मित हो जो आदर्श शिक्षक हो। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान हमारी बहुत मदद करता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए लाभदायक हो सकता है। एक प्रश्न भी आता है आपके सिलेबस में, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, शिक्षक के लिए
शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है, सिद्ध कीजिए। तो जो बातें मैंने आपसे की हैं, ये सारी बातें उस आंसर में आप निसंकोच लिखिए और अच्छे अंक प्राप्त करने के साथ साथ अच्छे शिक्षक बनिए, अच्छे छात्र बनिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सदैव प्रसन्न रहें, सफल हों, खुश रहें। नमस्कार।